हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के रिवीजन सीरीज में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीमर्स। और मैं बता देता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं 1 या मैक्सिमम डेढ़ या 2 घंटे करीब में पूरा एक चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रख दिया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? और या टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपके सामने 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 घंटे में रखने की कोशिश की जा रही है। लास्ट क्लास भी बायोमोलिक्यूल्स थी, आपने देखी और आई थिंक आपको वह पसंद भी आई होगी। बट मैं बता देता हूँ, जैसा पहली क्लास में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। देखो, मैं व्यूज़ की बात ये नहीं कर रहा कि वीडियोज़ पे व्यू आ रहे हैं, नहीं आ रहे। बट एक छोटी-सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि बस हम किसी का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन के लिए मेहनत लगती ही है। अगर आपने पढ़ा भी है, आप रिवीज़न कर रहे हैं 1 घंटे में, आपका बहुत अच्छे से रिवीज़न हो रहा होगा इन वीडियोज़ से, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे में, डेढ़ घंटे में, क्योंकि ऑब्वियस है हर चैप्टर अपने में बहुत ही बड़ा है ना? और कम से कम 6 से 8 घंटे का ये चैप्टर होना चाहिए, बट 1 से डेढ़ घंटे में जो बेस्ट हो सकता है, वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? बट ज़रा समझिए, आप इतना भी अगर नहीं पढ़ते हैं, तो आप ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी पीछे हो जाते हैं। ठीक है? तो कोशिश करें जब आप किसी सीरीज़ को देख रहे हैं, तो उसको एंड तक ही देखें। वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट देगा। ठीक है? बाकी इनऑर्गेनिक और फिज़िकल की काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख सकते हैं। हालाँकि वो थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव हैं, बट आप उसको 1.5x पे अगर आप देखेंगे, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कोशिश हम भी करेंगे कि अपनी तरफ से आपके लिए जो फिज़िकल या इनऑर्गेनिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको कराऊँ। और ये बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर ऐसे चैप्टर बनते हैं। देखो, ऑर्गेनिक अगर 8 से 10 नंबर की आ रही है, तो इनसे हम एक-एक क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। और बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर से बहुत हल्के ही क्वेश्चन आएँगे। और हमारी गलती क्या होगी कि हम इतने ईज़ी टॉपिक को भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 2 घंटे का वीडियो है ना, 1 घंटे का वीडियो है, तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करें। अगर ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन में बीट बैठे हो ना, तो बीट करना इसे आना चाहिए, और वो जब भी आएगा जब अपने सिलेबस को आप मैक्सिमम करके जाएँगे। ठीक है? तो ख़ैर, पॉलीमर, बहुलक समझते हैं। देखो, जो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, आप सभी को पता है, ये बने होते हैं मोनोमर यूनिट से, है ना? जिसको हम आई थिंक एकलक कहते होंगे, है ना? एक वाला तो एकलक, मोनोमर, ठीक है? यही आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर यह बनाते हैं पॉलीमर। मैं इसके बेसिक में ज़्यादा नहीं जा रहा, छोटी-सी बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपके पास एक मोनोमर एकलक है, जिसको हम कहते हैं इथीन, ठीक है? ये सबसे सिंपलेस्ट लेके चल रहा हूँ। इथीन के N मोल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है? और इसको जोड़ने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिसको हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है? और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, और मैंने इसके लिए चर्चा पहले भी करी है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, वे जानते होंगे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसमें आप जानते हैं ये आपको अ, इथीन है और इससे आपको पॉलीथीन मिल जाता है। आप जानते हैं भई, डबल बॉन्ड कार्बन, है ना? इथीन हो गया, और ये आप सभी जानते हैं पॉलीथीन हो गया। ठीक है? पॉलीथीन, जिसको हम प्लास्टिक बैग भी बेसिकली कह देते हैं। तो इथीन से पॉलीथीन का बनना मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होना कहलाता है। ठीक है? तो मोनोमर और पॉलीमर ये आपको याद करने हैं। जो-जो मोनोमर, पॉलीमर मैं आपको याद कराऊँगा, यहाँ पे बताऊँगा, एटलीस्ट उतने तो याद कर लेना। 10 से 12 ही आपको बस याद कराऊँगा, उनको याद कर लीजिएगा। किसका मोनोमर क्या है, उसका पॉलीमर क्या है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक? अब कुछ बेसिक बातें कि जो पॉलीमर होते हैं, है ना? इससे क्वेश्चन देखो, इतना ये मान के चलो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, अगर इतना ईज़ी क्वेश्चन पूछता है तो जनरल साइंस में आता है। पॉलीमर में आपसे ये पूछ सकता है, बता दो नेचुरल पॉलीमर क्या है? ये क्योंकि जनरल साइंस का टॉपिक भी बनता है ना? जनरल साइंस के प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं कि भई नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? तो नेचुरल है, प्राकृतिक हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्टली हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलेंगे, है ना? जैसे प्लांट से मिलने वाले जो पॉलीमर हैं, हम देखते हैं, अगर हम उत्तराखंड में ही देखें तो हमें जो चीड़ के पेड़ हैं, उससे लीसा वगैरह निकलता है, जिसे हम रेज़िन कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे रेज़िन्स वगैरह निकलता है। एनिमल से फैट्स को हम कंज़्यूम करते हैं। वो कहीं न कहीं पॉलीमर का एग्ज़ाम्पल है, और दीज़ ऑल आर द नेचुरल पॉलीमर। ऐसे ही प्लांट से हमें एक इम्पोर्टेंट मिलता है ना पॉलीमर, जिसको हम सेलुलोज़ कहते हैं। ऐसे ही स्टार्च मिलता है ना?
प्लांट से हमें रबड़ भी मिलता है। रबड़ की खेती आप जानते हैं ज़्यादातर जो है आपके वर्षा वन में होते हैं, है ना? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको कह सकते हैं। हमारे साउथ इंडिया में भी जनरली रबड़ वगैरह की प्लांटिंग की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें पॉलीमर सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। देखो नेचुरल मतलब प्राकृतिक और सिंथेटिक मतलब जो मानवकृत है, जिसको मानव बना रहे हैं और सेमी सिंथेटिक मतलब इनके बीच में, मतलब वो नेचुरल से भी बन रहा है और ऑब्वियस बात है सिंथेटिक से भी बन रहा है, इसलिए उसको हम सेमी सिंथेटिक कह रहे हैं। सेमी सिंथेटिक में जैसे क्या है, हम क्या करेंगे सेलुलोज जो हमें प्राण से प्राप्त हुआ, इसकी रिएक्शन हम किसी भी केमिकल से करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज की रिएक्शन एसीटेट से कराई और आपको सेलुलोज एसीटेट मिला, और ये सेलुलोज एसीटेट ही आपका रेयन होता है ना? रेयन वगैरह के जो है कपड़े वगैरह आप देखते हैं, ठीक है? और ऐसे ही एक एक्सप्लोसिव जैसे सेलुलोज है, इसकी रिएक्शन नाइट्रेट से कराते हैं और ये एक्सप्लोसिव धमाका करने के लिए यूज़ होता है, जैसे पटाखे वगैरह हैं, उसमें भी सेलुलोज नाइट्रेट वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये पॉलीमर हैं जो सेमी सिंथेटिक है, नेचर से मिलने वाली चीज़ को हम रिएक्शन करा रहे हैं और इनसे ऐसा पॉलीमर बना रहे हैं, है ना? देखो जनरली जो नेचुरल आपके पॉलीमर होते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। लॉन्ग लाइफ करने के लिए हम इनको सेमी सिंथेटिक कर देते हैं, है ना? और सिंथेटिक सिंथेटिक तो वही है जो भैया मैन मेड है, मानवकृत हैं, ठीक है? जैसे हम प्लास्टिक प्लास्टिक तो हमें नेचर ने नहीं दिया, हमने खुद बनाया, इथीन की रिएक्शन कराई, पॉलीथीन बनाया, है ना? जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 6 ये सभी इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। ब्यूना एस, ब्यूना आर ये सभी आपके एग्ज़ाम्पल हैं सिंथेटिक पॉलीमर के, ठीक है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है, जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब पॉलीमर आप देखेंगे 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है? एक जोड़कर जिसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन को आई थिंक हिंदी में संघनन कहते होंगे, ठीक है? तो कंडेंस करके इनको बनाया जाता है। अब मैं इनके बीच का अंतर बता देता हूँ, देखो ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें चैप्टर अच्छे से कवर करना है और सरल माध्यम से हमें समझ में आ जाए, ये कोशिश करनी है। तो एडिशन पॉलीमर जनरली वहाँ देखने को मिलता है, जनरली जहाँ पे एक ही मोनोमर हो। एक ही मोनोमर का मतलब एक ही कंपाउंड हो, जैसे इथीन है तो इथीन ही रहेगा। ये रिएक्ट कर जाएगा और ये पॉलीइथीन बना लेगा, ठीक है? इसकी एक खास बात कि जो एडिशन पॉलीमर होते हैं, ये जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया को फॉलो करते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और जिनको नहीं पता है बस वो इसको याद में कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। जो पेरोक्साइड रिएक्शन भी कह सकते हैं या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी इसको कह सकते हैं, ठीक है? अब एडिशन पॉलीमर मैंने बताया, इसके एग्जांपल जैसे आपने देखा पॉलीइथीन हो गया, है ना? पॉलीइथीन। क्यों पॉलीइथीन है? हमने देखा इथीन है, इथीन ही एन टाइम्स रिएक्ट कर रहा है और ये पॉलीइथीन बना ले रहा है, ठीक है? ये इसका बहुलक है। इसका हमने देखा क्या है? इसका बहुलक है, ठीक? बहुलक का मतलब पॉलीमर है, ठीक? तो पॉलीथीन अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसको मैं 2 अच्छा एक चीज़ और मैं चलो पॉलीथीन के लिए समझाता हूँ पहले, कि पॉलीथीन जो होता है ये जनरली थर्मोप्लास्टिक होता है ना? ये भी आपने पढ़ा होगा, पॉलीमर जो होते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक होते हैं और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच का अंतर हम इससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जैसे प्लास्टिक को आप हीट करते हो, प्लास्टिक को यदि आप हीट करते हो तो क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। देखो पिन्नी वगैरह कभी आपने जला के देखी हो तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बचपन में ऐसी खुराफात हमारे एज वालों ने किए होते हैं, है ना? और अब भी करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, बच्चों का दिमाग ही खुराफात थोड़ा होता है। तो वो पन्नी वगैरह को आपने जलते हुए देखा होगा तो पिघलना शुरू हो जाती है ना? हीट करने पे सॉफ्ट हो जाती है और अगर आप उसको कूल करोगे, फिर से ठंडा कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएँ और कूल करने पे हार्ड हो जाएँ, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक से भी इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोसेटिंग जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है? हीट करने पे हार्ड हो जाएँगे, कूल करने पे वो सॉफ्ट हो जाएँगे। नाम से ही पता चल रहा है। थर्मो प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की तरह दिखाई देगा, सेटिंग मतलब जस्ट इसका उल्टा, हीट करने पे वो हार्ड हो जाएगा, कूल करने पे सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं सिंपली, ठीक है? अब ये जो पॉलीथीन है, इसको मैं 2 तरीके से बाँट सकता हूँ। एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन और दूसरी मैं क्लासिफ़ाई कर सकता हूँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है? अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, ठीक है? तो ये जो लो डेंसिटी की पॉलीथीन है, कम घनत्व वाली जो पॉलीथीन है, आपको ध्यान रखना है, इसमें डेंसिटी कम है, इसका घनत्व कम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके हम आर-पार देख सकें, है ना?
अपारदर्शी कह सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ये होती है। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसकी घनत्व ज़्यादा है, उतने से वॉल्यूम में देखो इसके वॉल्यूम में उतने ही आयतन में कम यहाँ मास आएगा, उतने ही आयतन में यहाँ ज़्यादा मास आएगा। ज़्यादा मास आएगा तो हम इसके आर-पार नहीं देख पाएँगे, तो उसको हम ट्रांसलूकेंट कहेंगे, है ना? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके अपारदर्शी, जिसके हम आर-पार नहीं देख सकते। तो हाई डेंसिटी नाम से पता चल रहा है घनत्व अधिक है, तो ये ट्रांसलूसेंट होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है? तो आप देख लेना जिन पन्नियों को ये तो आप खुद ही ऑब्जर्व करना डे टू डे लाइफ में कि भैया कौन लो डेंसिटी है, कौन हाई डेंसिटी है। हाँ, बट अगर आप देखना चाहें कि इनके यूज़ कहाँ हो सकते हैं, ये तो सिंपल पॉलीथीन हो गई, जिनके आर-पार आपको दिख ही जाता है और हाई डेंसिटी जैसे प्लास्टिक से बनी हुई जैसे बकेट हो गई, है ना? जो घर में यूज़ होने वाली बाल्टी हो गई, प्लास्टिक के मग हो गए, है ना? ये सब इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्ज़ाम्पल हो सकता है। हालाँकि प्लास्टिक के मग वगैरह ये सब बहुत चीज़ों से बने हो सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ पॉलीथीन से बनने वाले या मैं बोलूँ प्लास्टिक से बनने वाले जो आपके मग वगैरह हैं, बाल्टी वगैरह हैं, उनको हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा एडिशन पॉलीमर। इसमें कुछ और भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं कंडेंसेशन पॉलीमर की बात भी करूँगा। देखो एडिशन पॉलीमर मैंने कैसे पहचाना? सर एडिशन पॉलीमर मैंने ऐसे पहचाना कि कोई पॉलीमर एडिशन से बन रहा है कि उसमें केवल एक ही मोनोमर होगा, है ना? एकल बहुलक उसमें एकल उसमें आपको जनरली क्या कहूँगा उसे? एकल एकलक देखने को मिलेगा, ठीक है? मोनोमर को एकलक कहते हैं, ठीक? तो सिंगल आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इथीन वाला एग्ज़ाम्पल देख ही लिया। ठीक है? इथीन के एन टाइम रिएक्ट करा रहे हो, ये पॉलीथीन बना रहा है, ठीक है? एक बार जल्दी से लिख देता हूँ इस एग्ज़ाम्पल को। तो एडिशन बहुत याद करना आसान है, मतलब फ़िलहाल ऐसे याद कर सकते हो, बाकी देखो डीप में पढ़ने के लिए चैप्टर को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? इसमें दूसरा जो मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन का। ठीक है? फ्लोरोइथेन का। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये नाम कहूँगा, तो इससे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर हिंदी इंग्लिश वाला सिस्टम है, ठीक है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन और इसका आपको कॉमन नेम भी याद रखना है जिसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है? टेफ्लॉन और जनरली टेफ्लॉन आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ना नॉन स्टिक, ये प्रश्न पूछा जाता है, जनरल साइंस का प्रश्न भी है, ठीक है? तो ये चैप्टर जनरल साइंस में तो आपको हेल्प करेगा ही। ऐसे देखो बायोमॉलिक्यूल मैंने दोनों में ही ये बात बोली है, बायोमॉलिक्यूल ऐसा चैप्टर है जो आपको जनरल साइंस और ऑब्वियस है 1 मार्क्स के लिए हेल्प करेगा और ये चैप्टर भी सिमिलरली है। ये आपको जनरल साइंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भई नॉन स्टिक जो पैन बनाए जाते हैं, उसमें कौन-सा हम पॉलीमर यूज़ करते हैं, कौन-सा बहुलक यूज़ करते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। काफ़ी बार ये रेलवेज़ वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है? तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन जिसको शॉर्ट में हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, ये भी एक एडिशन पॉलीमर का टाइप है। होता क्या है देखो इसके अंदर पॉली हटा दो और बाकी पढ़ो टेट्राफ्लोरोइथीन तो टेट्राफ्लोरो मतलब इस पे 4 फ्लोरीन है और डबल बॉन्ड है तो इथीन है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन है। इसका एंटाइम्स आपने रिएक्ट कराया, है ना? इसमें एक कैटलिस्ट लिया, जो भी उत्प्रेरक यहाँ चाहिए, ठीक है? हाई प्रेशर पे यहाँ आप रिएक्शन करते हैं, ठीक? और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अरे 1 मिनट देना भाई ये क्या हुआ? हाँ, ठीक है? तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा CF2 और ये मिलेगा CF2 और इसका क्या मिलेगा? होल N। ठीक है? होल एन। यही है आपका टेफ्लॉन जिसको हम पॉली टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन है, ठीक है? इथीन से बना है तो पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन इसका नेम होता है जिसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है? बाकी मैंने बता ही दिया इनर्ट होता है और इसको जनरली हम नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं ठीक है, नॉन स्टिक फ्राई पैन हो गए, ठीक है, बर्तन हो गए, उन सब में जनरली किसका यूज़ करा जाता है? टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। तो जनरल साइंस के लिए भी हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ भी देखो एक ही मोनोमर यूज़ हो रहा है इसलिए एडिशन पॉलीमर का टाइप हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक और बोलूँ तो जिसको हम कह सकते हैं पॉलीएक्रोनाइट्राइल, है ना? एक्रोनाइट्राइल ये भी हमारे एक पॉलीमर है, ठीक है? और ये जो पॉलीमर है, ये यूज़ करा जाता है एज़ एन आर्टिफिशियल वूल। और मैं आपको बता दूँ, ये क्लास 8th अगर आप कभी साइंस की किताब पढ़ोगे, ठीक है? तो किताबें देखो बहुत सारी मैंने खुद पर्सनली पढ़ी हैं क्योंकि ऑब्वियस है मैं भी एक एस्पायरेंट रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं 6 से लेकर 10th 12th है ना? उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो क्लास 8 में मैंने देखा ये सारे टॉपिक क्लास 8th की साइंस की किताब में भी गिवन है। ठीक है? बाकी हाँ, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा मोनोमर है ये एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है? ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या पता स्ट्रक्चर ही आ जाए एग्ज़ाम में। ठीक है? तो ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल है। ठीक है? और सेम इसकी रिएक्शन कराइए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये एक पॉलीमर बना देगा और इसी पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलो एक और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही
CH2CH आप सभी को न जाने मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ। डबल बॉन्ड पे Cl लगा है, इसको हम विनाइल कहते हैं। विनाइल और एलाइल मैं इसका अंतर काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एलाइल ही लिख रहा था, चलो कोई नहीं, इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड है। सेम इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ, इसको पॉलीमराइज़ कराऊँ N मोल्स लेकर, तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। और आपने देखा होगा पीवीसी बहुत जगह आपने सुना भी है। पीवीसी के पाइप्स की जो कोटिंग आती है, वो भी पीवीसी कोटिंग ही होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आपने देखा होगा पाइप्स वगैरह में भी लिखा रहता है पीवीसी, वायर्स वगैरह में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जनरली किस में यूज़ करा जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कोटिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोटिंग में। तो ये तो डे टू डे लाइफ में हम देखते रहते हैं, पीवीसी की वायर, है ना? ये सब हमको पता ही होता है, जनरली हम साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो ये चीज़ें हमारी नज़रों में रहता है कि हाँ, कहीं न कहीं हमने पीवीसी पढ़ा है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या-क्या बता दिया 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल वूल हो गया, नॉन स्टिक आयरन हो गया और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है? अब इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है ये हो गया एडिशन पॉलीमर। फिर मैंने बताया आपको सेकंड जो है कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन जो पॉलीमर है, ठीक है? कंडेंसेशन पॉलीमर याद करने का सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया। एडिशन पॉलीमर में केवल सिंपल एक मोनोमर होगा, वही ऐड होके उसका पॉलीमर बना देगा। जबकि कंडेंसेशन में पॉलीमर में अच्छा इसको एक और नाम से याद कर लेना, मैं बताता हुआ चलता हूँ, नहीं तो फिर तुरंत मेरे दिमाग से बात निकल भी जाती है। तो स्ट्रेप ग्रोथ इसको पॉलीमर भी बोल सकते हैं या पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी इसको बोला जाता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल मैं लूंगा समझाने के लिए, ये सब एनसीईआरटी में आपको गिवन होंगे, एक बार जरूर देख लेना। अच्छा, इसके मोनोमर जरूर याद कर लेना। मैं इसमें जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ टेरिलीन का। टेरिलीन, इस टेरिलीन को डेक्रोन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और आपने सुना भी होगा ट्रेलिन के कपड़े वगैरह आते हैं, जनरली रस्सी वगैरह बनाने के लिए जो सॉफ्ट रस्सी होती है, क्लाइंबर वगैरह यूज करते हैं, उसमें इस टेरिलीन वगैरह का यूज करा जाता है। ठीक है, तो टेरिलीन या डेक्रॉन, इसको आपको ध्यान रखना है, ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों है कंडेंसेशन पॉलीमर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मोनोमर यूज तो होंगे, बट दो अलग अलग मोनोमर यूज होंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, दो अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये कक्षा 8 की किताबों में लिखे रहते हैं। मैं प्राइवेट बुक्स की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बात मैं नहीं कर रहा। कुछ प्राइवेट बुक्स भी मैंने देखी, तो उनमें देखा कि उनमें भी ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है? उनमें भी ये सारी चीज़ें गिवन हैं। तो आप समझ सकते हो कि नाम दिए हुए हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिए हैं, केवल इनके नाम दिए हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है? हाँ जी, तो एक बार फिर से जुड़ते हैं। थोड़ा-सा मुझे लगता है कुछ ग्लिच हुआ था। तो हम कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको टेरिलीन बता रहा था। टेरिलीन जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है अभी जो उससे पहले वाला होगा, उससे आप टेरिलीन वगैरह इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर का ये एग्जाम्पल है। और मैंने आपको इतना भी बताया था कि यहाँ पे हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट यही समझा रहा था कि इथाइलिन ग्लाइकोल हम यहाँ पे लेते हैं। और यह कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों है? क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर में दो डिफरेंट मोनोमर आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो एन मोल इसके लूंगा और एन मोल में लूंगा आपके टेरिथैलेट के। ठीक है, या टेरिथैलिक एसिड भी इसको बोल सकता हूँ, वहीं से इसका नाम टेरिलीन बना है। ठीक है, तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इसे मैं टेरिथैलिक एसिड भी बोलूंगा। ठीक है, इसी की वजह से इसका नाम टेरिलीन है। तो टेरी टेरी ऐसे करके इसको याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, और फिर इसका आप जो है कंडेंसेशन कर दीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कंडेंसेशन करने के लिए दो अलग अलग आपको मोनोमर लेने पड़ेंगे, उनके एन एन मोल आपस में रहेंगे और वो आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पे वो आपको जो है कंडेंसेशन पॉलीमर दे देंगे, जिसका नाम है आपका टेरिलीन, या फिर इसको हम डेक्रोन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप चाहे तो एक बार अपने दिमाग में कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सिंपल तरीके से ही बता देता हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, यही आपका टेरिलीन या डेक्रोन है। यूजेस भी मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ से ये OH,
ठीक है? यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से लीव आउट हो गया, बस इतना काम करना है। मतलब यहाँ से N मोल वाटर भी साथ में निकल रहे होंगे, ये आप ध्यान में कर सकते हो। बस अब इधर देखो, इधर वाला H ऑब्वियस बात है इधर वाले किसी मॉलिक्यूल के साथ निकल रहा होगा और सिमिलर इधर वाला OH किसी और H के साथ जुड़ रहा होगा। तो वही है देखो CO, ये रहा CO, फिर है बेंजीन और फिर है ये वाला CO, देखो ये रहा CO, फिर ऑक्सीजन कौन-सा? ये वाला ऑक्सीजन जो यहाँ पे एक बच रहा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, फिर CH2 है, फिर O है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ बनाई। ठीक है? तो बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर पहचानना, ठीक? तो इथाइलिन ग्लाइकोल और जो आपका टेरिथैलिक एसिड है, इन दोनों से मिलकर आपका टेरिलीन बनता है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, मोनोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमर पे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बता दो मोनोमर क्या होगा, ठीक है? इसका और यदि ये दोनों मोनोमर हैं, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड मोनोमर हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनका पॉलीमर क्या होगा? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता है ये C डबल बॉन्ड O और O ग्रुप है, आप सभी को पता है O डबल बॉन्ड C, इधर भी एक ग्रुप R है और इधर भी एक ग्रुप R है, तो इस ग्रुप को हम ईस्टर कहते हैं, है ना? और ये N टाइम्स है, तो ये एग्जाम्पल पॉलीस्टर का भी है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले कि बताओ पॉलीस्टर का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, और आप सभी को पता है पॉलीस्टर जो होता है काफी सॉफ्ट होता है, उसकी रस्सियां वगैरह जो क्लाइंबिंग वगैरह के लिए यूज की जाती हैं, वो जनरली पॉलीस्टर वगैरह से ही बनती हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेरिलीन या फिर डेक्रोन। ठीक है? तो इसको अपने दिमाग में प्लीज़ फिट कीजिएगा। ठीक है? चलिए, कंडेंसेशन पॉलीमर के कुछ और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको मैं पॉलीएमाइड्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है? पॉलीएमाइड्स ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्ज़ाम्पल हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जो बार-बार कई बार पूछे गए हैं। ठीक है? नायलॉन 66 सुना भी होगा आपने इसके बारे में, ऑब्वियसली साइंस हमने पढ़ा है तो इतना सुना होगा। ठीक? और नायलॉन वगैरह के कपड़े बनते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है? तो इसीलिए इसका यूज़ सभी को पता होगा, टेक्सटाइल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक? अब नायलॉन बनता कैसे है? तो बेटा जी, ये आपको बस यहाँ पे ध्यान में रखना है कि CH2 का 4 है, COOH है और यहाँ भी ये COOH है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है? ये है एडिपिक एसिड, आपको ध्यान में रखना है। एडिपिक एसिड जनरली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है? तो एडिपिक एसिड ध्यान में रखिएगा और साथ में आप लेते हैं हेक्सामिथाइलअमाइन, ठीक है? और आपको बता दूं ये CH2 को हम जनरली मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो हेक्सामिथाइलिन अमाइन इसको कह सकते हैं, डाइमाइन कह सकते हैं, ठीक है? तो हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है? CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। अच्छा, 6 बार हैं, सॉरी यहाँ 2 बार लिखा है, 6 बार। तो हेक्सा मतलब 6 बार हैं और कितने अमाइन है? 2 अमाइन है। तो डाइमाइन इसका नाम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओ, तो रिएक्शन कराने पे आपको जो मिलेगा वही है आपका, क्या कहते हैं, नायलॉन 66, ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं CH2 का 4, ठीक है? और एक ले रहे हैं CH2 का 6। चलो मैंने यहाँ NH लिख दिया तो उसको मैं 6 ही बना देता हूँ, ठीक है ना? नहीं तो फिर मेरे को मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा और फिर NH इधर भी है, ठीक है? NH और ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 6 ले लिया तो ये वाला मैं ले लेता हूँ CH2 का 4 और ध्यान में रखना C डबल बॉन्ड O और N, ठीक है? तो ये है आपका क्या? नायलॉन 66 याद रखना है। और नायलॉन 66 को एक याद करने का प्यारा सा तरीका और समझिएगा। ध्यान करिए, कल हमने पेप्टाइड लिंकेज पढ़ा था, NH CO बॉन्ड की लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि नायलॉन 66 में एक पेप्टाइड लिंकेज आपको दिखाई देती है, ठीक है? NH CO लिंकेज दिखाई देती है, बायोमोलिक्यूल्स, कल भी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, समझाया था, ठीक है? तो इसको यहाँ पे जरा ध्यान में रखिएगा। तो ये है नायलॉन 6, आपने इसका बहुत सारे यूजेस वगैरह भी, एप्लीकेशंस वगैरह भी जानते हैं, टेक्सटाइल वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है? अब इसके अलावा जो दूसरा है, पॉलीएमाइड क्यों कह रहा हूँ ये भी ध्यान रखना क्योंकि NH ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना? तो ये पॉलीएमाइड ग्रुप आपके जनरली दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एमाइड से बन रहे हैं तो पॉलीएमाइड कह रहा हूँ। दूसरा नायलॉन 6, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। नायलॉन 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना? ये जो इसका मोनोमर है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है जी? एन और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है? और ये कैप्रोलैक्टम इसका नाम है, ठीक है? इसका मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम। और आपको बता दूं लैक्टम क्या होता है? जहाँ पे भी एमाइड ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे उसको हम लैक्टम कहते हैं। देखो साइकिल है, चक्रण पूरा कर रहा है, तो उसको हम लैक्टम कहते हैं। और यहाँ ऑलरेडी आप देखो इसके मोनोमर में इसका जो एकलक है, इस एकलक में ऑलरेडी आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। तो ये पेप्टाइड लिंकेज से भी आप इनको कहीं न कहीं याद कर सकते हो। याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसमें ये N मोल ले रहे हो, तो N मॉलिक्यूल वाटर से इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए।
ठीक है, हाइड्रोलाइज़ कराओगे तो बस कुछ नहीं है, ये जो इसकी साइक्लिक चेन है, ये ब्रेक हो जाएगी और गिन लो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो CH2 का 5 टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद कौन-सा ग्रुप मौजूद है? NH है, ठीक है? तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा कि इधर और इधर N टाइम्स में टूट जाएगा और ये इसका बन गया पॉलीमर जो है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अलग-अलग पॉलीमर हैं, ध्यान में प्लीज़ को रखिएगा। नायलॉन 6 काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन इसके क्या हैं? मोनोमर हैं, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके बाद आगे एक और कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्ज़ाम्पल बेकलाइट, ठीक है? इस बेकलाइट को काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, ठीक है? बर्तन वाले भी कई बार इसका नाम बोलते हैं कि बेकलाइट से बना है, ठीक है? तो आपने प्रेशर कुकर वगैरह लिए होंगे, उसके पीछे जो काला वाला पोर्शन होता है ना, काला वाला जो पोर्शन होता है, वही बेकलाइट से बना होता है। ये कैसे होते हैं? ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, है ना? हीट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम ऑब्वियस बात है बर्तन गरम बर्तन को पकड़ेंगे, हमारा हाथ जलता है। तो हीट रेजिस्टेंस कुकर को बनाने के लिए उसमें काला कलर का जो वो जो कोटिंग दिया रहता है ना, जिस चीज़ का होता है, उसको हम बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट का मोनोमर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। फिनॉल फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है जी? फिनॉल और फॉर्मलएल्डिहाइड क्या है इसके? मोनोमर हैं, ठीक है? इसके भी एन मोल लूँगा। फॉर्मलएल्डिहाइड क्या होता है भई? HC डबल बॉन्ड O, है ना? HC डबल बॉन्ड OH ये आपका फॉर्मलएल्डिहाइड है, जिसको हम मिथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है ना? मिथेनॉल क्योंकि एक कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो मिथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक? एसिड या बेस की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइज़ेशन कराते हैं, तो हम पाएँगे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर और बन रहा है इसके बीच में, ठीक है? बाकी मैं वन बाय वन देखो स्टेप करके बता सकता हूँ, बट वही है, एक बार प्लीज़ बुक में देख लीजिएगा, क्यों इन चीज़ों पे मैं थोड़ा-सा टाइम दूँ, ठीक है ना? अननेसेसरी है क्योंकि स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे ही काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो मैं सिंगल-सिंगल स्टेप के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप उसके लिए एक बार एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी रेफर करता हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं कि CH2 यूनिट जुड़ जाएगी और OH-OH ग्रुप लगा होगा। हालाँकि इस तरह के एग्ज़ाम में ऐसे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन तो कम ही देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट पूछेगा कि भई फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से एक पॉलीमर बनता बनता है जो हीट रेजिस्टेंस है, बताओ उसका क्या नाम है ना? या बेकलाइट के मोनोमर्स क्या हैं? कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जनरली स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सिंगल चेन वाली यूनिट जब बनाता है, इसका नाम भी याद रखना, ये है नेवोलेक, ठीक है? ये जो पॉलीमर बना, ये नेवोलेक बना और इस नेवोलेक को अगर और हीट करा जाए, तो फिर आपको जो बेकलाइट है, वो मिलता है, ठीक है? तो बेकलाइट का जल्दी से मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, ठीक है? बाकी जो बच्चे एनसीईआरटी एक बार रिवाइज़ कर चुके होंगे, उनको स याद भी आ रहा होगा कि हाँ जी, बेकलाइट हमने कुछ ऐसे पढ़ा था। बस कुछ नहीं है, ये CH2 को ब्रिज में लगा देना, जहाँ-जहाँ जोड़ रहे हो ना और ये भी ध्यान रखना है ऑर्थो से जुड़ा होगा, हो सकता है एग्ज़ाम में मेटा से जोड़ दे, पैरा से जोड़ दे, ये भी चीज़ ज़रा ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो ऑर्थो और पैरा से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और फॉर्मल्डिहाइड बेंजीन की फिनॉल की रिएक्शन एसिड और बेस में कराने को एक रिएक्शन भी है, ठीक है? जो आपने जिन्होंने ग्रेजुएशन करा होगा, उन्होंने ग्रेजुएशन में वो रिएक्शन पढ़ी भी होगी और इस रिएक्शन का नाम मुझे जो है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ, ठीक है? देखो ये बेकलाइट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। जितने भी ऑर्थो और पैरा पोज़ीशंस हैं, वे CH2 यूनिट से जुड़ी हैं, वे CH2 यूनिट से जुड़ी हैं। ऐसे ही CH2 इधर होगा, ठीक है? एन टाइम इधर को जुड़ रहा होगा, ठीक है? ऐसे ही ये CH2 होगा, इधर जुड़ रहा होगा, ऐसे ही यहाँ CH2 होगा, ये इधर जुड़ रहा होगा। तो समझ में आया होगा कैसा बेकलाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? कह सकता हूँ डबल लेयर स्ट्रक्चर है और जबकि नोवोलाइट सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे करके भी ध्यान में कर सकता हूँ, ठीक है? तो यही वो बेकलाइट है, जो आप देखते हो बर्तन के पीछे ब्लैक हैंडल होता है, ठीक? जिससे हाथ पे डायरेक्ट हीट ना लगे, हीट रेजिस्टेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट अ, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं बता देता हूँ। मैंने आपके लिए जस्ट एक 1 पेज वाले नोट्स बनाए थे, ठीक है? तो मेल अमाइन हालाँकि रफ हैं, अगर थोड़े से साफ होते तो मैं उसको आपको शेयर कर देता। ये बस इसलिए है ताकि मैं कुछ चीज़ पढ़ाना ना भूल जाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक मैं काफ़ी टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो मैंने एक बार बस वो जो मेन-मेन बातें होती हैं, लाइन होती हैं, वो लिख ली हैं, ठीक? तो बाकी स्ट्रक्चर वगैरह देखो याद होते हैं, अच्छी बात है, ठीक है? मैंने भी काफ़ी दिन बाद ये स्ट्रक्चर देखे हैं, तो अब लग रहा है कि हाँ, कि रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी कुछ स्ट्रक्चर भूल चुका था, जो भूल चुका हूँ अपने कॉपी में मैंने वो नोट कर रखे हैं। तो देखो ये क्या है, मेल अमाइन होता क्या है कि 3 नाइट्रोजन बेंजीन में, है ना? ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मान लीजिए, इसमें 3 नाइट्रोजन एक को छोड़कर एक लगे होंगे, मतलब एक कार्बन होगा, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, ऐसे करके बना होगा और जहाँ पे कार्बन है, उस पे NH2 ग्रुप होगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है।
जहाँ पे कार्बन है बस वहाँ पे NH2 ग्रुप होगा और बस बेंजीन की तरह यहाँ पाई बॉन्ड लगाना मत भूलना। इतना सा काम करना है, ठीक है? ये है आपका मेल अमाइन, ठीक है? ये है मेल अमाइन। मेल अमाइन की रिएक्शन यदि आप सेम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, तो यहाँ पे जो आपको पॉलीमर मिलेगा उसको मेल अमाइन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है? बाकी पॉलीमर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेल अमाइन पॉलीमर कह देता हूँ, ठीक है? ये जनरली एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेल अमाइन पॉलीमर इसे हम कहते हैं और जनरली इसका यूज़ भी काफ़ी सॉफ्ट जो आपके पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है? इसके बाद एक और टॉपिक आपकी बुक में दिया है कोपॉलीमराइज़ेशन। कोपॉलीमराइज़ेशन कोपॉलीमराइज़ेशन का मतलब ही होता है कि भाई आपने देखा अभी जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, मैं कहीं न कहीं कह सकता हूँ, ये कोपॉलीमर के एग्ज़ाम्पल हैं। जनरली ये वो पॉलीमर होते हैं या कोपॉलीमराइज़ेशन वो पॉलीमराइज़ेशन होता है, जहाँ पे आपको ऐसे 2 पॉलीमर लेंगे, है ना? ऐसे 2 मोनोमर लेंगे, नॉट पॉलीमर, ऐसे 2 मोनोमर लेंगे, जो अलग-अलग पॉलीमर बना सकते हैं, है ना? बट अलग-अलग बनाने वाले उन मोनोमर्स को हम एक ही जगह पे जोड़ देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सुनना, ये जो ब्यूट 13 डाइईन है, ब्यूट 13 डाइईन, ठीक है जी, ये आपस में जुड़ के अपना खुद का पॉलीमर बना सकता है, पॉलीब्यूटाडाइन करके, ठीक है? और ये है स्टाइरीन, स्टाइरीन और ये स्टाइरीन वगैरह यूज़ होता है थर्माकोल जैसी चीज़ों को बनाने के लिए, है ना? जो थर्माकोल वाले कंपोनेंट होते हैं, उसको बनाने के लिए स्टाइरीन यूज़ किया जाता है और कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा, अब मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया, 2017-18 की बात होगी कि स्टाइरीन गैस लीक हुई थी साउथ में कहीं, है ना? किसी स्टेट में लीक हुई थी, मुझे बताना कौन से स्टेट में वो लीक हुई थी, ठीक है? तो स्टाइरीन वगैरह जो है, ये अलग पॉलीस्टाइरीन बनाता है, जिससे थर्माकोल वगैरह आप बनाते हैं, ठीक? और ये ब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन अलग पॉलीमर बना सकता है। बट इन्होंने कोशिश करी मतलब जो रिसर्चर है ना? केमिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश करी कि जब ये अलग-अलग पॉलीमर बना रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इन दोनों का मिलकर एक पॉलीमर बना दें, है ना? ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, इसका एक अलग पॉलीमर बन रहा है, इसका एक अलग पॉलीमर बन रहा है। कोशिश करी कि अब चलो इन दोनों मोनोमर को ही साथ में मिलाते हैं और इनसे बनने वाला एक पॉलीमर को चेक करते हैं कि क्या बनेगा, है ना? देखो साइंस का मतलब ही है इच्छा। इनके मन में इच्छा हुई कि भाई ये भी एक पॉलीमर बना रहा है, ये भी एक पॉलीमर बना रहा है, तो इनके मोनोमर को पकड़ो और उनसे एक पॉलीमर बना के देखो। तो उन्होंने इससे एक पॉलीमर बना के देखा, जो कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा वो आपको पॉलीमर दिखाई देगा, ठीक है? बाकी ये याद नहीं करना है, देखो मैं आपसे ये कहूँगा ये याद नहीं करना है, बस बात को समझना, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडीन ब्यूटाडीन स्टायरीन पॉलीमर, ब्यूटाडीन स्टायरीन पॉलीमर और मैं क्यों बता रहा हूँ? रीज़न भी है। स्टायरीन पॉलीमर, स्टायरीन पॉलीमर क्योंकि मैंने देखा एक जगह पे प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है। आपने सुना होगा ब्यूना, ब्यूना एस, ब्यूना एन, है ना? ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये आपने सुना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूना एस जो आपका सिंथेटिक रबड़ होता है, किसका एग्जाम्पल है? मानवकृत रबड़ का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो सिंथेटिक रबड़ का ये एग्जाम्पल बनता है, सिंथेटिक रबड़ बनाई जाती है ना? रबड़ नेचुरल भी आती है, बट हमने देखा कि भाई नेचुरल रबड़ की खेती करेंगे तो खाना-पीना कैसे होगा? तो चलो सिंथेटिक रबड़ की ओर भी बढ़ते हैं। तो ये सिंथेटिक रबड़ का एग्जाम्पल है ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्यूना एस में एस है, व्हाट इज एस स्टैंड फॉर? तो बेटा जी एस स्टैंड फॉर स्टायरीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में मैं देखता रहता हूँ क्वेश्चन्स वगैरह कभी-कभार, तो उसमें मुझे क्वेश्चन ये भी दिखाई दिया कि ब्यूना एस में एस स्टैंड फॉर बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था, है ना? हो सकता है नीट जेईई का ही क्वेश्चन हो या हो सकता है किसी स्टेट में पूछा गया जो कॉम्पिटिटिव पहले आपने देखा होगा हर स्टेट का अलग अपना जेईई एग्ज़ाम होता था, तो शायद उसमें किसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूना एस में एस स्टैंड फॉर, तो एस स्टैंड फॉर स्टायरीन। क्या किया था? ब्यूटाडाइन और स्टायरीन की आपस में कोपॉलीमराइज़ेशन किया गया और कोपॉलीमराइज़ेशन करने पर हमने देखा हमें क्या मिला? ब्यूना एस मिला। हमने देखा एक तरह की रबड़ है और इस रबड़ का फिर ऑब्वियस है यूज़ करा गया डिफरेंट डिफरेंट रबर प्रोडक्ट्स बनाने में। ठीक है? चलिए, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि कोपॉलीमराइज़ेशन क्या है कि भई अलग-अलग मोनोमर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर बना रहे थे, अब उन मोनोमर को पकड़ा और उनकी आपस में रिएक्शन करा दी। ठीक है? तो ये ब्यूना एस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक? तो चलिए, मैं जब रबड़ आपको पढ़ा ही रहा हूँ, रबड़ हालाँकि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। याद कीजिए, रबड़ का मैं एमसीक्यू लेके भी आया था कि नेचुरल रबड़ में कौन-सा जो है आपको मिलता है, ठीक है? कौन-सा जो है नेचुरल रबड़ का कौन-सा मोनोमर होता है, ठीक है? तो रबड़ 2 तरह की कह सकता हूँ, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो आपकी रबर है, प्राकृतिक जो रबर है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो मोनोमर होता है, याद कीजिए आइसोप्रीन। ठीक है? और आइसोप्रीन जब आपस में रिएक्ट करता है, तो ये पॉली आइसोप्रीन बन जाता है, ठीक है? जनरली ये भी एक एडिशन टाइप की रिएक्शन है। अच्छा आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर काफ़ी लोग मन में अगर
इस चीज को सोच रहे होंगे, तो मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। आइसोप्रीन ये है जिसका नाम 2 मिथाइल, देखो 2 पे मिथाइल लगा है, ठीक है। ब्यूट 1,3 डाइन है ना। 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन है ये, ठीक। और 2 मिथाइल 1 ब्यूट 1,3 डाइन की अगर मैं बात करूं, इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉली आइसोप्रीन मिलता है, इसी को हम नेचुरल रबड़ कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और बात, ये जनरल साइंस में काफी बार मैंने देखा है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज वल्कनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में एक बार प्लीज हिंदी माध्यम वाले बच्चे देख लेना, अदरवाइज नाम याद ही हो गया होगा, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में होता क्या है, जो नेचुरल रबड़ पेड़ से आती है ना, ये काफी सॉफ्ट होती है। क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। इस नेचुरल रबड़ की सॉफ्ट है ना, आसानी से ऑब्वियस बात है, अगर आप इसके टायर वगैरह बनाने लग गए तो वो ज्यादा मतलब रिलायबल नहीं होगा, है ना, लंबे समय तक वो नहीं चलने वाला। इसीलिए उसको हार्ड बनाने के लिए, है ना, या उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए, शायद मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है, इसमें ऐड किया जाता है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर को नेचुरल रबड़ में ऐड करने पर उसकी हार्डनेस, है ना, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिस तरीके से हमें मोल्ड करना है उस तरीके से मोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, सल्फर ऐड करने की प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा काफी सारे टायर टायर घिसते हुए, जैसे आपने गाड़ी भी ड्राइव करी होगी, तो गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो आपको पता है रोड में टायर हमारा घिस रहा होता है, कई बार टायर घिसने की स्मेल भी आ रही होती है, तो जो स्मेल आती है वो जनरली सल्फर की होती है, जनरली रबड़ की कोई स्मेल नहीं होती, उसमें जो सल्फर ऐड होता है उसी की वो थोड़ी तीक्ष्ण स्मेल आती है। चाहे आप बस में कई बार नोटिस करना, बस जब ऑब्वियस बात है ब्रेक लगते हैं या फिर कहीं पे टर्न आ रहा होता है, तो वहाँ पे टायर घिसता है और उसकी स्मेल भी आती है, तो डिफरेंट जो स्मेल आती है वो कहीं न कहीं सल्फर उसमें जो मौजूद होता है उसी की स्मेल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और हाँ, चलो सिंथेटिक रबड़ इसकी भी जल्दी से मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। याद कीजिए इसमें कौन-सी यूनिट होती है, इसमें नियोप्रीन होती है। चलो कौन-कौन होते हैं? एक तो नियोप्रीन होता है इसमें, ठीक है। नियोप्रीन से भी आपकी जो है सिंथेटिक रबड़ बनाई जाती है, और नियोप्रीन मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया भी था। ये हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपसे चर्चा की हुई है प्रीवियस क्लासेस में, आप इसको देख भी सकते हैं। तो नियोप्रीन है और नियोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तो पॉलीनियोप्रीन जिसको हम सिंथेटिक रबड़ की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा हम ब्यूना, ठीक है, एन, ये रबड़ भी बनाते हैं, वेयर एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल, ये ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है। और ब्यूना एन का यदि आपसे मोनोमर पूछा जा रहा है तो वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका, मिनट दीजिएगा, हाँ जी, ये आपका ब्यूट 1,3 डाइन है, ठीक है। देखो कॉमन ब्यूट 1,3 डाइन है, यहीं से ही हमें दिक्कत आती भी है। और याद कीजिए ये थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने बताया था, जिसको हम विनाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं या फिर एक्राइलो नाइट्राइल, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, है ना, याद है, आर्टिफिशियल वुल, तो वही चीज है। अगर इन दोनों का आपस में आप कंडेंसेशन कराते हैं, कंडेंसेशन क्यों, मैंने बताया था, अलग अलग अगर मोनोमर ले रहे हैं उनका कंडेंसेशन होने पे आपको पॉलीमर मिलता है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH CH2, और यहाँ मिल जाएगा CH2 और ये CH, और लास्ट में एक CN है, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, और इसका होल N, ठीक है। तो यही आपका ब्यूना N, वेयर N स्टैंड फॉर नाइट्राइल, तो CN ग्रुप को हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी ब्यूना S क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ब्यूना S, ठीक है। ब्यूना एस क्या देखा था हमने, ब्यूना एस और हमने देखा कि हमारे पास ब्यूट 1,3 डाइन है ना, ब्यूट 1,3 डाइन है, याद है। और साथ में क्या है, स्टाइरीन है, स्टाइरीन है। इनके कोपॉलीमराइजेशन को, क्योंकि आपने देखा ये अलग पॉलीमर बनाएगा पॉलीब्यूटाडाइन, और ये बनाएगा पॉलीस्टाइरीन, तो हमने क्या करा, अलग अलग पॉलीमर बनाने वाले कंपाउंड के मोनोमर को लिया और उनको आपस में जोड़ा, जिनसे हम कोपॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। कोपॉलीमराइजेशन बनने पर ये बन जाता है ब्यूना एस, और एस स्टैंड फॉर स्टाइरीन। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एस क्या है यहाँ पे, स्टाइरीन है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा पॉलीमर। अच्छा, एक टॉपिक और बता देता हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, और वैसे भी ये एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम है, तो एनवायरमेंट से जुड़े हुए टॉपिक वो भी ध्यान रखना। बायोडिग्रेडेबल, है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये प्रश्न बन सकता है कि बताओ निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और ऑब्वियसली एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम है, हमें तो ऐसे पॉलीमर चाहिए जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए,
है ना? यही तो हमारा काम होगा कि भैया एनवायरनमेंट में देख रेख, कहाँ पे कूड़ा-कचरा एक्स्ट्रा पड़ा है, कहाँ पे पन्नी जल रही है, कहाँ पे जो है किसी पॉलीमर का ऐसा यूज़ करा जा रहा है जो वहाँ पे नदियों, नालों को जो है नुकसान पहुँचा रहा है ना? तो यही तो हमारा काम है, सुपरवाइज़ करना है एनवायरनमेंट को, ठीक है? किस तरीके से एनवायरनमेंट को क्षति तो नहीं पहुँच रही, हानि तो नहीं पहुँच रही, यही इस पोस्ट पे काम है हमारा, ठीक है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल ऑब्वियस बात है, जिसको बायो ऑर्गेनिज़्म या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जिसको अच्छे से कंपोस्ट कर सकें या डिकम्पोज़ कर सकें। डिकम्पोज़ कर सकें, ठीक है? हमें पता है पन्नी या प्लास्टिक ऐसी ऐसे हमने पॉलीमर बना लिए हैं, जो कहीं न कहीं हमने देखा एक हमारे लिए बून थे और बून के साथ-साथ ये बेन भी थे मतलब अभिशाप की तरह भी ये हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है लंबे समय तक डिकम्पोज़ नहीं होते हैं, लाखों सालों तक भी देखा गया कि प्लास्टिक डिकम्पोज़ नहीं होते हैं, ठीक है? कुछ तो हज़ारों में होते हैं, कुछ 10 हज़ारों में जाएँगे, कुछ लाखों साल तक भी डिकम्पोज़ नहीं होते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स भी देखे गए हैं, ठीक है? तो हमें ऐसे पॉलीमर यूज़ करने हैं, जनरली इस पे रिसर्च भी चल रही है। स्टार्च, सेलुलोज़ से, है ना? मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। स्टार्च, सेलुलोज़ से भी ऐसे पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे पॉलीथीन बनाई जा रही हैं, जिनका अगर यूज़ हो रहा है, अगर आप उसको वेस्ट की तरह फेंकते भी हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मौजूद होते हैं, वो उसको ह हफ्ते भर में, 10 दिन, महीने भर में उस प्लास्टिक को डिकम्पोज़ कर पाते हैं। तो उस पे रिसर्च चल भी रहा है। एल्गे वगैरह से ऐसे प्लास्टिक्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। एल्गे वगैरह से बनाए जा रहे हैं, ठीक है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैं इसके ज़्यादा डीप में तो नहीं जा रहा, इसके एग्ज़ाम्पल आप याद कर लीजिएगा। जैसे एक है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी क्योंकि ये एनसीईआरटी में नेम गिवन है ना? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, ठीक है? इतना बड़ा अगर नेम याद नहीं भी होता है, तो एटलीस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना पीएचबीवी। ये एक ऐसा पॉलीमर है, जो कि नेचर में ईज़िली डिकम्पोज़ हो जाता है। ठीक है? और इसके आप अगर मोनोमर याद कर लो, तो अच्छी ही बात है, अदरवाइज़ इसको तो याद रखना, एक क्वेश्चन अगर बनेगा, तो इसका मिलता-जुलता क्वेश्चन होगा और आपको मैं एक काम और दे रहा हूँ, आपको गूगल करना है, ठीक है? और ऐसे पॉलीमर, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, अभी के अभी देखो क्लास खत्म हो रही है, गूगल कर लेना ऐसे पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो अभी रिसेंट में करंट में चल रहे हैं। मुझे ध्यान आएगा अगली क्लास में मैं बता दूँगा, अदरवाइज़ अभी के अभी गूगल कर लेना एक बार कौन से ऐसे पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है? अभी रिसेंट में जो चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर इसी से अगल-बगल में इसी के अगल-बगल में हमारा पेपर है, ठीक है? तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है? ये इसका एक मोनोमर है और साथ में एक और जो मोनोमर आपको याद करना है CH3, CH2, CHOH और यहाँ CH2 और ये है COOH, ठीक है? इसका नाम बना ही लो, 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन है, पेंटेन और ओइक एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नेम भी हमने बना दिया, ठीक है? बाकी इसका पॉलीमर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है छोड़ो, ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ H ग्रुप है, H और OH निकल जाएगा और इन दोनों को बस आपस में जोड़ देना, आपका काम बन जाएगा। तो ब्यूटेनाइक, पेंटेनाइक एसिड है, दोनों ही 3 हाइड्रोक्सी हैं, इनको आप उसमें जोड़ते हैं, तो इनसे जो कंपाउंड मिला, एक हमें ऐसा पॉलीमर मिला, जो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसे आसानी से पचा सकते हैं। और दूसरा जो आपको ध्यान करना है, वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6 है ना? ये आपको ध्यान कर लेना है। ये 2 ऐसे पॉलीमर हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है? तो ये था हमारा पॉलीमर जो मेन बात बनती है, क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो मोनोमर और पॉलीमर का ही बनेगा, ठीक है? जितने ये बताए हैं एटलीस्ट इतने तो याद कर लेना 10 या 12 हैं, 10 या 12 अपने दिमाग में डाल लेना और बाकी देखो कंडेंसेशन, एडिशन, पॉलीमराइज़ेशन बस याद कर लेना कौन-कौन होते हैं। हाँ, मैकेनिज़्म वगैरह इनके एग्ज़ाम में पूछने के चांस नहीं बनते हैं क्योंकि ऑब्वियस है भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लेवल 3 का ही है, ऐसा भी एग्जाम नहीं है कि इसमें मैकेनिज्म वगैरह से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है? बाकी हाँ, एडिशन पे आता है। अच्छा एक चीज़ और, एक कैटलिस्ट और मैं चलो वो ख़ैर अगले जो क्वेश्चन्स आऊँगा ना, उन्हीं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपको वो टॉपिक कराऊँगा, जिसमें हम पढ़ेंगे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट को। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, याद कीजिए Al2C2H5 का होल 6 और TiCl4 ठीक है? इस जो हमारा कैटलिस्ट है, इसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, जेडन कैटलिस्ट, ठीक है? इसको ध्यान में रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी में भी इसका नाम दिया गया है, जिगलर नाटा मतलब इस चैप्टर से अगर कोई कैटलिस्ट बनता है, तो यही कैटलिस्ट बनेगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, पसंद आता है प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है? और लाइक ऑब्वियस है, पसंद आता है तो कीजिए, देखो मैं फ़ोर्स भी नहीं करूँगा क्योंकि आप सुनते कहाँ हैं। मज़ाक था, खैर बाय बाय एंड टेक केयर।